तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये मैंने ड्रॉ किया है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक बात है, इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो, तो क्या आपको पढ़ते पढ़ते ये याद रखना पड़ रहा है कि यार मुझे सांस लेनी है, मुझे ब्रीदिंग करना है, मुझे इंस्पायर करना है, फिर एक्सपायर करना है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन? क्या आपको अपना कोई भी कॉन्शियस एफर्ट देना पड़ रहा है इस ब्रीदिंग के लिए, या वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपका इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन चल रहा है? ऑटोमेटिक आप इंस्पायर कर रहे हो, फिर एक्सपायर कर रहे हो, फिर इंस्पायर कर रहे हो। ठीक है। और इन द सेम वे जब आप खाना खाते हो, क्या खाना खाते वक्त आपको याद रखना पड़ता है कि यार मुझे ब्रीदिंग करनी है, मुझे इंस्पायर करना है, एक्सपायर करना है? और सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब आप सोते हो, सोते हुए क्या आपको कोई कॉन्शियस एफर्ट देना पड़ता है कि यार मुझे इंस्पायर करना है, मुझे एक्सपायर करना है? नहीं ना, सब अपने आप चलता है, ऑटोमेटिकली चलता है। ऑटोमेटिकली हमारी एक बेसिक जो है ब्रीदिंग की रिदम चलती रहती है। ठीक है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, ये है ब्रेन का मेडुला वाला पार्ट। ठीक है, मेडुला के जस्ट ऊपर ऑब्वियसली ये होगा पोन्स वाला पार्ट। इस ब्रेन का जो मेडुला वाला पार्ट है, इस मेडुला वाले पार्ट के अंदर होता है एक रेस्पिरेटरी सेंटर। ये जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है, ठीक है, ये मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है। इस रेस्पिरेटरी सेंटर का नाम होता है DRG। DRG मतलब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये कौन सा रेस्पिरेटरी ग्रुप है आपका? ये है DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब देखो होता क्या है ना, ये जो आपका DRG है ना, DRG, ये हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप ऑटोमेटिकली, इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये हर थोड़ी थोड़ी देर में डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, यानी एक्साइट होगा, सिग्नल्स भेजेगा। सिग्नल्स कहाँ भेजेगा? ये देखो, ये है आपका DRG। ठीक है, हर थोड़ी थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो रहा है, सिग्नल्स भेज रहा है, सिग्नल्स भेज रहा है, सिग्नल्स भेज रहा है। ये सिग्नल्स कहाँ भेज रहा है? देखो, ये जो DRG के न्यूरॉन्स है ना, ये है DRG के DRG से निकले प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकले पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, जो जाके सप्लाई करते हैं कहाँ पे? सप्लाई करते हैं आपके EICM यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड आपके डायफ्राम को। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, क्या ये हमारी मसल्स ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग है? बिल्कुल। तो एक बात बताओ, जब इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है थोड़ी थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होना, इसमें आपको अपना कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना, ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जैसे अब ये थोड़ी थोड़ी देर में मान लो ये डिस्चार्ज हुआ, जैसे ही ये डिस्चार्ज हुआ, ये सिग्नल देखो कहाँ जाएगा? सिग्नल अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? EICM और डायफ्राम के पास। जैसे ही इन मसल्स के पास ये सिग्नल आया, इन मसल्स में होगा कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे ही EICM और डायफ्राम में होगा कॉन्ट्रैक्शन, वैसे ही क्या होगा? इंस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली ये मसल्स रिलैक्स करेंगी, और ये मसल्स के रिलैक्स करने का मीनिंग एक्सपिरेशन। फिर थोड़ी देर बाद ये फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज छोड़ेगा यहाँ से, फिर इन मसल्स में हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, फिर हो जाएगा इंस्पिरेशन, फिर मसल्स रिलैक्स करेंगी, एक्सपिरेशन, फिर डिस्चार्ज होगा, इंस्पिरेशन, फिर एक्सपिरेशन, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, इंस्पिरेशन। तो ये आपका इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की ये जो साइकिल है, ये ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है ना। तो ये आपके DRG का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं DRG का फंक्शन। DRG का फंक्शन है नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग की जो रिदमिक साइकिल है, रिदमिक साइकिल, दैट इज ड्यू टू DRG। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, इस DRG के फ्रंट में मेडुला में ही, ये ब्रेन का मेडुला पार्ट है, इसमें DRG है। DRG के बिल्कुल आगे अगर आप देखो तो एक और रेस्पिरेटरी सेंटर आपको नजर आएगा, पर्पल कलर में मैंने ड्रॉ किया है। इस सेंटर का नाम है VRG। VRG मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अच्छा, तो अब आपके मन में आएगा कि ये VRG क्या कर रहा है?
भाई हमारी नॉर्मल रिदमिक साइकिल चल रही है, हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डीआरजी हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर थोड़ी थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो रहा है, और ये सिग्नल सेंड कर रहा है। किसको सेंड कर रहा है? ईएसीएम एंड डायफ्राम को। उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एज अ रिजल्ट इंस्पिरेशन हो रहा है, फिर वो मसल्स रिलैक्स कर रही हैं तो एक्सपिरेशन हो रहा है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। तो उस समय ये वीआरजी क्या कर रहा है? तो माय आंसर इज कुछ भी नहीं कर रहा, वेला है, कुछ भी नहीं कर रहा, ये बिल्कुल वेला है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम क्या है? इसका नाम है वी आर जी। ठीक है। और नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त ये क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है, बिल्कुल वेला रहता है। ठीक है। सो यहां पे ये बात लिख देते हैं, रिमेन्स इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, हमारी एक रिदमिक साइकिल चल रही है, उस टाइम पे वीआरजी वेला बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है। इट रिमेन्स इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। तो फिर ये है क्यों? इसके होने का कोई ना कोई पर्पस तो ऑब्वियसली होगा। अगर ये बॉडी में है, ये अपना रोल प्ले करेगा जब जब हमें नीड होगी फोर्सफुल ब्रीदिंग की। इसी की बदौलत हम फोर्सफुल ब्रीदिंग कर पाएंगे। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, बॉडी का काम हर बार नॉर्मल ब्रीदिंग से बॉडी का काम नहीं चलेगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जब आपको फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी होगी। जैसे कि सोच के देखो, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगा, या आपकी बॉडी में H+ आयंस का लेवल बढ़ने लगा। तो इस केस में आपको इस बढ़ती हुई इस एक्स्ट्रा CO2 को या एक्स्ट्रा H+ आयंस को आपको बॉडी में से वॉश आउट करना होगा, बॉडी में से एलिमिनेट करना होगा। और इसको एलिमिनेट करने में क्या काम आएगा? फोर्सफुल ब्रीदिंग। आप फोर्सफुली ब्रीथ करोगे, डीप ब्रीथ करोगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ करोगे, ज़्यादा रेट के साथ ब्रीथ करोगे, और ये कौन करवाएगा? आपका वीआरजी करवाएगा। और इससे जो वापस से जो नॉर्मल लेवल ऑफ CO2 एंड H+ रिस्टोर हो जाएंगे। अच्छा, एक और सिचुएशन बताता हूँ। सोच के देखो, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा, तब भी हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग से काम नहीं चलेगा, हमें करनी पड़ेगी फोर्सफुल ब्रीदिंग। और फोर्सफुल ब्रीदिंग से ही हम हमारे बॉडी में वापस से नॉर्मल ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको रिस्टोर कर पाएंगे। ठीक है। तो लेकिन अब एक क्वेश्चन है कि वीआरजी को कैसे पता चलता है कि कब मुझे एक्टिवेट होना है और मुझे फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है? इसको कैसे पता चलेगा कि यार अब सोने का नहीं, अब उठने का टाइम है, उठ के चलो, बॉडी को फोर्सफुल ब्रीदिंग की नीड है, चलो हम फोर्सफुली ब्रीथ करवाते हैं बॉडी को। इसको कैसे पता चलेगा? तो मेरा आंसर है, इसको बताएगा डीआरजी। ये देखो, डीआरजी में से कुछ न्यूरॉन्स निकल के सिग्नल देते हैं किसको? वीआरजी को। ये देखो, ये सिग्नल जा रहा, ये सिग्नल जा रहा, ये सिग्नल जा रहा। तो अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डीआरजी को कैसे पता चलेगा कि भाई बॉडी को फोर्सफुल ब्रीदिंग की ज़रूरत है, अब बॉडी का नॉर्मल ब्रीदिंग से काम नहीं चलेगा? देखो, बात ऐसी है ना कि बॉडी आपस में कम्युनिकेट करती है। ठीक है ना। अब जैसे हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं भाई, हम बात करते हैं, हम लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं। ऐसी बॉडी का भी अपना एक वे है कम्युनिकेट करने का। ठीक है। बॉडी कैसे कम्युनिकेट करती है? देखो, बॉडी या तो न्यूरॉन्स के थ्रू कम्युनिकेट करेगी, या हॉर्मोन्स के थ्रू कम्युनिकेट करेगी, या कुछ केमिकल्स के थ्रू कम्युनिकेट करेगी, या इनमें से किसी दो के कॉम्बिनेशन से, या इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बॉडी कम्युनिकेट करती है। ठीक है। तो सिचुएशन ये होती है कि हमारा ये जो डीआरजी है, इस डीआरजी के पास सप्लाई होती है कुछ एफरेंट्स की, एफरेंट न्यूरॉन्स की। देखो, जैसे कि ये रहा एक एफरेंट, ये रहा एक एफरेंट। ठीक है। और ये रहा दूसरा एफरेंट। ठीक है। और ये रहा तीसरा एफरेंट। ठीक है। ये एफरेंट फाइबर्स क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली दीज एफरेंट फाइबर्स आर कैरिंग सिग्नल टुवर्ड्स डीआरजी। ठीक है। दे आर कैरिंग सिग्नल टुवर्ड्स डीआरजी।
ठीक है। अच्छा, ये एफरेंट जो फाइबर्स आके सप्लाई कर रहे हैं हमारे डीआरजी को, ये एफरेंट फाइबर्स बॉडी के किस पार्ट से आ रहे हैं? तो देखो, कुछ एफरेंट फाइबर्स तो आते हैं एओर्टिक, एक सेकेंड, आते हैं एओर्टिक बॉडीज से, इनकी लोकेशन अभी हम देखेंगे, ठीक है। और कुछ एफरेंट फाइबर्स विच आर सप्लाइंग डीआरजी, दे आर कमिंग फ्रॉम कैरोटिड बॉडीज एंड कुछ फाइबर्स आ रहे हैं एक कीमोसेंसिटिव एरिया। ये जो डीआरजी है ना, डीआरजी के बिल्कुल बगल में ब्रेन के मेडुला, ये मेडुला पार्ट में डीआरजी है, और इसी मेडुला में डीआरजी के बिल्कुल बगल में एक एरिया होता है जिसका नाम है कीमोसेंसिटिव एरिया। ये हो गया आपका कीमो सेंसिटिव एरिया, यहाँ पे लिख देते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। अब ये जो आपकी एओर्टिक बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज एंड कीमोसेंसिटिव एरिया, ये सभी दे आर एक्टिंग लाइक सेंसर्स। ये सेंसर्स की तरह वर्क करते हैं। क्या सेंसर की तरह वर्क करते हैं? इसका मतलब ये कुछ ना कुछ सेंस करते हैं। यस, ये सेंस करते हैं आपकी बॉडी में लेवल्स ऑफ CO2, लेवल्स ऑफ H+, लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो आपकी बॉडी में खुदा ना खास्ता CO2 का लेवल बढ़ने लगा, ठीक है, H+ का लेवल बढ़ने लगा, या ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होने लगा, ये सारी वो सिचुएशंस हैं जिसमें आपकी बॉडी का नॉर्मल ब्रीदिंग से काम नहीं चलेगा। बॉडी को करनी पड़ेगी फोर्सफुल ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि फोर्सफुल ब्रीदिंग करके बॉडी CO2 और H+ को तो वॉश आउट करेगी और ऑक्सीजन के लेवल को रिस्टोर करेगी। तो जब भी आपकी बॉडी में ऐसी सिचुएशन बनती है कि भाई CO2 का लेवल हाई, H+ का लेवल हाई, या फिर ऑक्सीजन का लेवल लो, इस केस में इस चीज़ को सेंस कर लेंगे आपकी बॉडी में प्रेजेंट एओर्टिक बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज एंड दिस कीमोसेंसिटिव एरिया विच इज प्रेजेंट इन मेडुला इटसेल्फ, ठीक है। ये इस चीज़ को सेंस कर लेंगे बिकॉज दे आर एक्टिंग एज कीमो सेंसर्स, और इस चीज़ को सेंस करके ये जो है एफरेंट्स के थ्रू सिग्नल पास करेंगे किसको? डीआरजी को। जैसे ही इन्होंने इस चीज़ को सेंस किया, दे स्टार्ट सेंडिंग स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स टू डीआरजी। क्या सिग्नल भेजेंगे कि अरे भैया, अब नॉर्मल ब्रीदिंग से काम नहीं चलेगा, अब हमें चाहिए फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो इसको हर तरफ से देखो, हर तरफ से इसको डीआरजी को आने लगे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, और डीआरजी मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को पास ऑन कर देता है किसको? वीआरजी को। और जैसे ही वीआरजी एक्टिवेट हुआ, वीआरजी सिग्नल्स पास करेगा किसको? मसल्स ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग, और हमारा काम हो गया। अब बॉडी करेगी फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एओर्टिक बॉडीज़ एंड कैरोटिड बॉडीज़ की एक बार बॉडी में जो लोकेशन है वो दिखा दूं। देखो भाई, ये देखो, ये हमारी एओर्टा, ठीक है। एओर्टा जब भी हार्ट से निकलती है, हार्ट से निकल के खाती है भमचक्री, जिसको बोलते हैं एओर्टिक आर्च। ये है एओर्टिक आर्च। इसी एओर्टिक आर्च में होती हैं आपकी एओर्टिक बॉडीज़, ठीक है। और ये एओर्टिक बॉडीज़ में से ये निकल रहे हैं एफरेंट फाइबर्स। ये एफरेंट फाइबर जाके किसको सप्लाई करें? डीआरजी को। दे आर कैरिंग सिग्नल टुवर्ड्स डीआरजी, ठीक बात है। अब आओ, ये जो आपकी एओर्टा होती है, जो कि भम चक्री खा के एओर्टिक आर्च बनाती है, कि जिसमें प्रेजेंट है आपकी एओर्टिक बॉडीज़, बट एट द सेम टाइम उसी एओर्टा में से राइट और लेफ्ट साइड, दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, CCA, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये रही आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जाके बाइफरकेट कर जाती है, ये बाइफरकेट की, और इसी बाइफरकेशन के बीच में बैठी होती है आपकी कैरोटिड बॉडी, ठीक है। ये रही राइट साइड, लेफ्ट साइड, और राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में आपकी कैरोटिड बॉडीज। इनमें से निकलेंगे एफरेंट फाइबर्स कैरिंग सिग्नल टुवर्ड्स डीआरजी,
सिंपल। और बात रही आपका कीमोसेंसिटिव एरिया की, तो वो तो डीआरजी के बगल में ही है, वो तो डीआरजी के बगल में ही है, मेडुला, इन द मेडुला इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा, तो दे दिस एओर्टिक बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज एंड कीमोसेंसिटिव एरिया, दे आर एक्टिंग लाइक कीमोसेंसर्स। ओके, बट हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। इसमें से जो एओर्टिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज है, इसको हम बोल देते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। और जो हो गया आपका कीमो सेंसिटिव एरिया, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल देते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर, कीमो कीमो रिसेप्टर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, पेरिफेरल, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। सेंट्रल में आ गया आपका कीमो कीमो सेंसिटिव एरिया, और पेरिफेरल में आ गई आपकी एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज। ठीक बात है। एओर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज, एओर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज ये सेंस करती हैं लेवल्स ऑफ CO2, H+ एंड O2। ठीक है। और कीमो सेंसिटिव एरिया सेंस करता है लेवल्स ऑफ CO2 एंड H+। ठीक है। और बात ऐसी है कि अगर आपके CO2 में, अगर CO2 और H+ के लेवल में जरा सी भी ऊंच नीच होगी, तो ये एक्टिवेट कर देंगे आपकी एओर्टिक बॉडीज़ को, कैरोटिड बॉडीज़ को और कीमो सेंसिटिव एरिया को। और अकॉर्डिंगली हमारे रेस्पिरेटरी रेट एंड स्ट्रेंथ में एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। अगर CO2 H+ का लेवल ज़्यादा है तो रेस्पिरेटरी रेट एंड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ताकि इन दोनों को हम बॉडी में से एलिमिनेट करके इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ को रिस्टोर कर लें। और अगर इनकी जो लेवल्स हैं वो बॉडी में कम है, तो रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ एंड रेट कम हो जाएगा, ताकि इनको बॉडी में थोड़ा इकट्ठा होने दिया जाए और इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो वापस से रिस्टोर हो जाए। अब ऑक्सीजन को देखो। ऑक्सीजन पहली बात तो कीमो सेंसिटिव एरिया पे तो वर्क ही नहीं करती। ठीक बात है। वर्क करती है एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज पे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में। कौन सी कंडीशन? सिर्फ एक कंडीशन है कि जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो, और उसमें भी फिक्स्ड वैल्यू है। कितनी कम? ऑक्सीजन की लेवल कम हो, इतना कम हो कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ब्लड में PO2, वो हो जाए 60 या 60 mm ऑफ Hg से लेस। समझ गए? तो कहने का ये मतलब है कि नॉर्मली हमारी बॉडी की रेस्पिरेटरी रेट में जो भी रेट एंड स्ट्रेंथ में जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजन का रोल नहीं होता। क्योंकि ऑक्सीजन तो यार पहली बात कीमो सेंसिटिव एरिया पे तो वर्क नहीं करेगी, ले देके एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज पे वर्क करेगी, वो भी सिर्फ एक केस में, जब ऑक्सीजन का प्रेशर इतना ड्रॉप हो जाए कि उसका ब्लड में पार्शियल प्रेशर हो जाए लेस देन 60 mm ऑफ Hg। तो इसके लेकिन यार ऐसी सिचुएशन तो बहुत सारी आती हैं कि जब हमें रेस्पिरेटरी रेट एंड स्ट्रेंथ में एडजस्टमेंट्स करने की नीड होती है, तो उस समय कौन काम आता है? तो उस समय काम आता है CO2 एंड H+। मतलब CO2 और H+ के लेवल में जरा से भी ऊंच नीच होगी तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी रेट की स्ट्रेंथ और रेट में, रेस्पिरेटरी रेट एंड स्ट्रेंथ में एडजस्टमेंट्स होंगे। कहने का मीनिंग ऐसे पकड़ लो कि जनरली हमारी बॉडी में जितने भी रेस्पिरेटरी रेट के और स्ट्रेंथ के एडजस्टमेंट्स होते हैं, दे आर ड्यू टू लेवल्स ऑफ CO2 एंड H+, CO2 एंड H+। ठीक है। तो NCERT एक लाइन लिखती है कि भाई रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में ऑक्सीजन का जो रोल है वो इनसिग्निफिकेंट है। इनडायरेक्टली NCERT आपको ये कह रही है कि रेस्पिरेशन में जो मेन रेगुलेटर है आपकी बॉडी का वो CO2 है, ना कि ऑक्सीजन। और ये बात बिल्कुल सही है, और मैं इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ कि, और मैं शुक्र मनाता हूँ कि हमारा रेस्पिरेशन का जो मेन रेगुलेटर है वो CO2 है, ना कि ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी रेट एंड स्ट्रेंथ का मेन रेगुलेटर होती तो ट्रस्ट मी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता।
और ये चीज़, इस चीज़ के लिए मैं आपको भी 5 मिनट के अंदर कन्वेंस कर दूंगा कि CO2 का मेन रेगुलेटर होना हमारे रेस्पिरेटरी रेट एंड स्ट्रेंथ में एडजस्टमेंट्स के लिए, CO2 का मेन रेगुलेटर होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल थिंग है। चलो मैं अभी आपको प्रूफ करता हूँ कि कैसे। चलिए, लेट सपोज हम चले गए हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है। कहाँ चले गए? हाई एल्टीट्यूड पे। अब हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, ये देखो, ये है हमारी एल्वियोलाई, ये हमारी एल्वियोलाई। भाई नॉर्मली हमारी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? नॉर्मली होता है 104 mm ऑफ Hg। अब अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे चले गए तो ये जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है भाई कुछ ड्रॉप होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ड्रॉप होगा? 104 से 95, 90 क्यों, चलो 90 कर दो, 90 नहीं 85 कर दो, चलो 85 क्यों, मैं तो कहता हूँ 80 कर दो, 75 कर दो, 70 कर दो, कितना ड्रॉप हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? फॉर एग्जांपल PO2 ड्रॉप होके हो गया 70। अब देखो ये एल्वियोलाई, ये लेट सपोज ये हमारा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, और यहाँ पे है, ये है हमारा टिश्यू, ठीक है भाई। शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा रफ डायग्राम ले रहा हूँ भाई। हमारे एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन जंप करके आती है हमारे सर्कुलेशन में, और सर्कुलेशन इस टिश्यूज़ को, इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है टिश्यूज़ को, और ये ऑक्सीजन आ जाती है टिश्यू में, ठीक है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ड्रॉप होके 104 से हो गया 70, तो इस टिश्यू को जो ऑक्सीजन मिल रही है, क्या इसमें कोई कुछ चेंज होगा, कोई कमी आएगी? क्या इस टिश्यू को अब पहले के कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन है वो कम मिलने लगेगी क्या? तो मेरा आंसर है बिग नो, ऐसा कुछ नहीं है। इस टिश्यू को अभी भी नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, और ये चीज़ हमने डिस्कस की थी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मॉलिक्यूल है, इतना स्मार्ट मॉलिक्यूल है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 तक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन का बहुत ही अच्छा एसोसिएटर है। यानी कि ऑक्सीजन का लेवल अगर 104 से 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा खासा लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है हमारे टिश्यूज़ को। हीमोग्लोबिन एक स्मार्ट मॉलिक्यूल है। तो एक बात बताओ, अब PO2 लेवल ड्रॉप हो गया 104 से 70, लेकिन ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अभी भी नॉर्मल है टिश्यूज़ को, ठीक है। और अब बात करते हैं CO2 की। भाई टिश्यूज़ को नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है एंड टिश्यूज़ नॉर्मल अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या अब लेवल तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, पार्शियल प्रेशर CO2 है PCO2, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा। बॉडी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बॉडी की बल्ले बल्ले है, टिश्यू को नॉर्मल ऑक्सीजन मिल रही है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कर रहा है, नॉर्मल रेगुलर अमाउंट ऑफ CO2 हमारा टिश्यू प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप मान के चलो कि हमारी बॉडी का मेन रेगुलेटर ऑक्सीजन है, ठीक है। ऐसा है नहीं, अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम कर रहे हो? ऑक्सीजन इज मेन रेगुलेटर, मेन रेगुलेटर। ऐसा है नहीं, ऐसा हमने अज्यूम किया है कि मान लो अगर ऑक्सीजन मेन रेगुलेटर होता तो क्या होता। तो होता ये कि जैसे ही हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ड्रॉप करता 104 से 70, ये चीज़ एक्टिवेट कर देती हमारी
एओर्टिक प्लस कैरोटिड बॉडीज को, और ये एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज सप्लाई कर देती सिग्नल किसको, सिग्नल किसको भेजती, डीआरजी को। डीआरजी किसको सिग्नल भेजता, वीआरजी को। वीआरजी क्या कर देता, फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग का रिजल्ट क्या होता, ये देखो, मेरी बॉडी में नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन है, मुझे नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है और मेरी बॉडी में CO2 का लेवल भी नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ऑक्सीजन एक मेन रेगुलेटर है, वो क्या करेगा, वो इंड्यूस कर देगा फोर्सफुल ब्रीदिंग, हमारे रेस्पिरेटरी रेट और स्ट्रेंथ में करवा देगा एडजस्टमेंट्स और फोर्सफुल ब्रीदिंग स्टार्ट करवा देगा। फोर्सफुल ब्रीदिंग से स्टार्ट होने से क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन के लेवल में क्या फ़र्क आएगा, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पहले के मुकाबले ज़्यादा मिलने लग गई, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे मेरी नॉर्मल CO2 लेवल मिल रही है, टिश्यू को चाहिए ही नहीं, फिर भी उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसको चाहिए ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब देखो CO2 को, CO2 के साथ क्या होगा, जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे, ज़ोर ज़ोर से एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ और एक अच्छे रेट के साथ हम ब्रीद करेंगे, तो हमारी बॉडी में से हमारी बॉडी क्या करेगी, जल्दी जल्दी CO2 को उठा के फेंकने लगेगी एनवायरनमेंट में। हमारी बॉडी में से क्या होगा, एज अ रिजल्ट CO2 वॉश आउट हो जाएगी, CO2 वॉश आउट हो जाएगी। भाई हमारी बॉडीज़ में दोनों के CO2 ऑक्सीजन के नॉर्मल लेवल्स थे, हाइपर वेंटिलेशन से यानी कि फोर्सफुल ब्रीदिंग से क्या हुआ, ऑक्सीजन का लेवल तो नॉर्मल से बढ़ गया जो कि हमें नहीं चाहिए था, और जो CO2 का नॉर्मल लेवल था उससे कम हो गया, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब भी CO2 वॉश आउट होगी, CO2 का वॉश आउट होना, CO2 का वॉश आउट होना इक्वल्स टू H+ का वॉश आउट होना। भाई CO2 का वॉश आउट होना इनडायरेक्टली H+ आयंस का वॉश आउट होना है। कैसे, भाई आपको पता होगा कि CO2 हमारी बॉडी में कंबाइन करती है वाटर के साथ और बनाती है बाइकार्बोनिक एसिड, जो कि डिसोसिएट कर जाता है बाइकार्बोनेट आयन एंड H+ आयन में। तो अगर इसका लेवल डिक्रीज होगा तो इसका भी लेवल डिक्रीज होगा, और अगर H+ का लेवल डिक्रीज होगा तो बॉडी का pH इंक्रीज होगा, और अगर बॉडी का pH इंक्रीज होगा तो हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी बॉडी फंक्शनिंग ठप पड़ जाएगी। आगे दिक्कत, अब सोच के देखो, ऑक्सीजन अगर मेन रेगुलेटर होता तो ये होता, लेकिन अब ऑक्सीजन मेन रेगुलेटर नहीं है। मेन रेगुलेटर कौन है, CO2। भाई असली मेन रेगुलेटर कौन है, CO2। तो CO2 का मेन रेगुलेटर होने का फ़ायदा देखो, भाई यहाँ पे जो CO2 का लेवल नॉर्मल है बॉडी में और ऑक्सीजन का लेवल भी नॉर्मल है, तो CO2 अगर मेन रेगुलेटर होगा, क्या ये जाके हमारे रेस्पिरेटरी रेट एंड स्ट्रेंथ में कोई एडजस्टमेंट्स करवाएगा, क्या ये जाके कैरोटिड बॉडी, एओर्टिक बॉडी इनको एक्टिवेट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसके लेवल्स नॉर्मल है। तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी हाइपर वेंटिलेट नहीं करेगी, CO2 वॉश आउट नहीं होगा, पीएच डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, बॉडी की फंक्शनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले अब आप मुझे ये देख के बताओ कि क्या कहते हो, CO2 का मेन रेगुलेटर होना इज़ अ गुड थिंग और ऑक्सीजन का रेगुलेटर होना इज़ अ गुड थिंग। CO2 का रेगुलेटर होना। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो भाई, मान लो अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है, वैसे तो हमारा जो DRG होता है, DRG थोड़ी थोड़ी देर में डिस्चार्ज होता है, अपनी नॉर्मल जो रिदमिक साइकिल है वो चलती रहती है, और जब फोर्सफुल ब्रीदिंग हमें करनी होगी तो भाई जो एफरेंट्स आते हैं DRG को, वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स लाएंगे जो कि पास ऑन हो जाएंगे किसको, VRG को, और फोर्सफुल ब्रीदिंग होगी। इसमें मेरा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगा, बॉडी अपने आप संभालती है, मैं अपना पढ़ रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, अपना सो रहा हूँ,
अपना भाग रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बॉडी अपने आप कर रही है, मेरा इसमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। लेकिन हालांकि नीट यूजी के लेवल पे तो इस चीज़ को बताने की नीड नहीं है, बट फिर भी आपको एक छोटी सी चीज़ समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि कुछ देर के लिए हम हमारी जो रेस्पिरेटरी ड्राइव है उसको वॉलंटरी कंट्रोल में ले सकते हैं। कॉर्टेक्स में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, उनके थ्रू ये देखो, ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं, यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक ये जाते हुए मसल्स ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग एंड मसल्स ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, तो हम वॉलंटरी एक्शन से नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम हमारी रेस्पिरेटरी ड्राइव को अल्टर कर सकते हैं हमारे वॉलंटरी एफर्ट से। ठीक है, तो एक बात देखो, सोच के देखो, अगर मैं अभी के अभी कुछ देर के लिए वॉलंटरली अपनी जो रेस्पिरेटरी ड्राइव है उसको स्लो कर दूं, धीरे धीरे सांस लेने लगूं, एकदम धीरे धीरे, यानी कि मैं हाइपोवेंटिलेट करने लगूं, क्या करने लगूं, मैं करने लगूं हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन से क्या होगा, ये देखो अभी दिखाते हैं, ये है आपकी एल्वेलाई। हाइपोवेंटिलेशन से क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 से ड्रॉप कर जाएगा, कुछ भी मान लो 70 मान लो, अगेन ड्रॉप करना शुरू हुआ, 100 से 90 गया, 85, 80, 75, 70। ठीक है, ये रहा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये रहा आपका टिश्यू, यहाँ से ऑटो जंप करके जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम से जंप करके जाती है टिश्यूज में। ठीक है, और PO2 70 पे अभी भी इसको नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी हमारे टिश्यू को, सही बात है। अब आ जाओ बात कर लेते हैं लेवल्स ऑफ CO2 की, अब क्या होगा, जब मैं हाइपोवेंटिलेट करना स्टार्ट करूँगा, एकदम धीरे धीरे, तो मैं ज़्यादा ऑक्सीजन ले नहीं रहा, ज़्यादा CO2 छोड़ नहीं रहा, तो धीरे धीरे मेरी बॉडी में CO2 का लेवल, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना शुरू होगा। कोई बात नहीं, 60 तक तो वैसे भी मैं मेरी टिश्यूज़ को नॉर्मल, मेरा जो हीमोग्लोबिन है नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, तो कोई बात नहीं, मैं कुछ देर तक वो चीज़ को बियर कर सकती है मेरी बॉडी, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर हाइपोवेंटिलेट कर सकता हूँ। अगर ऑक्सीजन के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन अब बात कर लो CO2 की, जैसे जैसे धीरे धीरे मैं जैसे जैसे हाइपोवेंटिलेट करता जा रहा हूँ, CO2 के बारे में सोचो, CO2 एस्केप नहीं हो पा रही, बॉडी में से निकल नहीं पा रही CO2, तो CO2 का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो रहा है, और CO2 का इंक्रीज़ होना अल्टीमेटली H+ आयंस का इंक्रीज़ होना, और H+ आयंस का इंक्रीज़ होना मतलब pH का कम होना, और pH का कम होने का मतलब अगेन आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाना, बॉडी फंक्शनिंग ठप हो जाना। तो इस केस में अगर आप ऑक्सीजन के भरोसे बैठे रहोगे कि भाई ऑक्सीजन आके एओर्टिक बॉडीज़ को, कैरोटिड बॉडीज़ को और कीमोसेंसिटिव एरिया को जाके एक्टिवेट करे, तो आप बैठे ही रह जाओगे, क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो जाके एक्टिवेट कर पाएगी उन सेंसर को जब PO2 का लेवल लेस देन 60 mm ऑफ Hg होगा, और ये तो पता नहीं कब जाके होगा, उससे पहले वो तो कब होगा उससे पहले भैया आपकी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ते जा रहा है, एज अ रिजल्ट H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं, एज अ रिजल्ट pH कम होता जा रहा है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग ठप होती जा रही है। तो यहाँ पे CO2 का मेन रेगुलेटर होने का बेनिफिट ये है कि CO2 का लेवल जैसे ही ज़्यादा होगा, ये जाके एक्टिवेट कर देगा आपकी कैरोटिड बॉडीज़, एओर्टिक बॉडीज़, कीमोसेंसिटिव एरिया, और आपकी बॉडी और वो कैरोटिड बॉडीज़ और एओर्टिक बॉडीज़ और कीमोसेंसिटिव एरिया स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेंड करेंगे DRG को, और एक लेवल पे आके वो सिग्नल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आपकी जो वॉलंटरली अपने वॉलंटरी एफर्ट के साथ इस रेस्पिरेशन को इनहिबिट कर रहे थे, हाइपोवेंटिलेट कर रहे थे, वो उसको भी ख़त्म कर देंगे, उस इफेक्ट को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके DRG को बोलेंगे अब किसी की मत सुन, कोई वॉलंटरी नहीं, कोई कुछ नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स पास करेंगे, उसको बोलेंगे करवा फोर्सफुल ब्रीदिंग, और बॉडी स्टार्ट कर देगी फोर्सफुल ब्रीदिंग। आप अपने कॉन्शियस एफर्ट से ज़्यादा देर तक हाइपोवेंटिलेट नहीं कर सकते,
जैसे ही आप हाइपोवेंटिलेट करना स्टार्ट करोगे भाई, ऑक्सीजन का लेवल कम होना स्टार्ट होगा, इधर से CO2 का लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे ही हम हाइपोवेंटिलेट करना शुरू करते हैं या फिर सांस लेनी बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट होगा, CO2 का लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। तो आपको जो फर्स्ट जो डिज़ायर, जो अर्ज होगा ब्रीदिंग ब्रीदिंग करने का, वो अर्ज क्यों होगा? आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। वो जो फर्स्ट डिज़ायर होगा, फर्स्ट अर्ज होगा, फर्स्ट अर्ज ड्यू टू, ऑप्शंस दे देंगे आपको। जैसे कि एक ऑप्शन दे दिया ड्यू टू लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन दिया आपको हाई लेवल्स ऑफ CO2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाई लेवल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो CO2 के मेन रेगुलेटर होने के बहुत फ़ायदे हैं यार। अगर हाई एल्टीट्यूड के केस की बात करें तो उसमें बिना मतलब का हाइपर वेंटिलेशन होने से या खुद को वॉश आउट होने से CO2 बचाता है। क्यों? क्योंकि वो मेन रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, इसीलिए वो ये चीज़ कर पा रहा है। और अपनी इसी वजह से CO2 का मेन रेगुलेटर होना हाइपोवेंटिलेशन के केस में CO2 को बॉडी में बिल्टअप होने से बचाता है। ठीक है ना? तो किसी केस में तो CO2 का मेन रेगुलेटर होना अपने अपना अपना अमाउंट वॉश आउट होने से बचाता है, और किसी केस में अपने अमाउंट को बॉडी में बिल्टअप होने से बचाता है। ऑक्सीजन का तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन को लेके बॉडी, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो स्मार्ट मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए CO2 इज़ द मेन रेगुलेटर ऑफ रेस्पिरेशन। ये एक NCERT की लाइन मुझे आपको समझानी थी, इसलिए ये सब एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। बस इतना ही है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले, अच्छा एक छोटी सी चीज़ और रह गई, आपके मेडुला में DRG और VRG, ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके। और इनको एफरेंस प्रोवाइड, DRG को एफरेंस प्रोवाइड करते हैं कीमो सेंसर्स, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पेरिफेरल कीमो सेंसर्स और सेंट्रल कीमो सेंसर। सेंट्रल कीमो सेंसर कौन सा? कीमो सेंसिटिव एरिया। और पेरिफेरल कौन सा? एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज़। ठीक है, ये एफरेंट्स हैं, और इन एफरेंट्स की मदद से DRG को सिग्नल पहुंचेगा और वहाँ से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स पास ऑन हो जाएंगे VRG को। और इस सब तरीके से हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी रेट एंड स्ट्रेंथ में। ठीक है, लेकिन इस मेडुला के जस्ट ऊपर पोन्स, इसी पोन्स में दो छोटे छोटे एरियाज और हैं। ठीक है, एक तो ये आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा, इसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और एक आपको पिंक कलर में दिख रहा होगा, इसका नाम है एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, ये लोग भी क्या करते हैं, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी सप्लाई करता है किसको? DRG को। और एपन्यूस्टिक सेंटर भी सप्लाई करता है किसको? DRG को। ये भी किसको रिपोर्ट करेगा? DRG को। ये भी किसको रिपोर्ट करेगा? DRG को। ठीक है, तो इसका मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या है? न्यूमोटैक्सिक, यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। भाई शॉर्ट में लिख रहा हूँ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, P सेंटर लिख रहा हूँ, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का क्या काम है? ये आपके रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देगा। कैसे? बाय रिड्यूसिंग ड्यूरेशन, NCERT की लाइन लिख रहा हूँ, बाय रिड्यूसिंग ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेटरी रेट, एओर्टिक बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज और कीमोसेंसिटिव एरिया से जो एफरेंट्स मिल रहे हैं DRG को, उन्होंने भी किया था, लेकिन उनका मेथड अलग था। उन्होंने रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को डिक्रीज नहीं किया था,
उन्होंने उसको बिना डिक्रीज किए रेस्पिरेटरी रेट एंड स्ट्रेंथ दोनों बढ़ा दी थी, लेकिन इसने न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ने क्या किया, आपकी इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को ही कम कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले 3 सेकंड के लिए इंस्पायर कर रहे तो अब आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही इंस्पायर करोगे, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, जो लंग्स है वो पार्शियली फिल हो पाते हैं। ठीक है, तो इसे स्ट्रेंथ, ये सिर्फ रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाता है, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाता। ठीक है ना। और रेस्पिरेटरी रेट कैसे बढ़ाता है, आपके इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करके। जबकि जो डीआरजी के पास अदर जो एफरेंट्स आ रहे हैं एओर्टिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी और कीमोसेंसिटिव एरिया से, वो रेस्पिरेटरी रेट एंड स्ट्रेंथ दोनों बढ़ाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर की। एपन्यूस्टिक सेंटर, ए सेंटर लिख रहा हूँ, ए सेंटर ये क्या करते हैं, ये रेस्पिरेटरी रेट को कम कर देते हैं। ठीक है, कैसे कम कर देते हैं, क्या इनका मेथड है, उसकी डिटेल में नहीं जाना। एपन्यूस्टिक सेंटर का तो एनसीईआरटी में नाम तक नहीं है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का नाम था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मेथड भी था छोटा सा, वो भी मैंने आपको बता दिया। एपन्यूस्टिक सेंटर को आप छोड़ो। चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करके फिर हम इस टॉपिक की जो भी हमने जितना भी पढ़ा उसको एक बार एनसीईआरटी में से रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था ब्रेन के मेडुला पार्ट में कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट है जिनका नाम है डीआरजी और वीआरजी। और डीआरजी एंड वीआरजी को कंबाइनली मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स बोल सकते हैं। और अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बात करें तो एनसीईआरटी ने इन दोनों को कंबाइनली बोला है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। डीआरजी प्लस वीआरजी को एनसीईआरटी ने क्या बोला है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, डीआरजी की बात कर लेते हैं। डीआरजी का हमने क्या काम देखा था, इसका काम है नॉर्मल ब्रीदिंग, बेसिक या फिर कह लो बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम को बनाना, और ये कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं वीआरजी। वीआरजी रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। सही बात है। चलिए, तो ये एक्टिवेट कब रहती है, ये एक्टिव होती है ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग, और इसकी लोकेशन कहाँ है, अगेन मेडुला। फिर हमने कुछ कीमो रिसेप्टर्स देखे थे जो कि एफरेंस प्रोवाइड करते हैं किसको, डीआरजी को। ठीक है, कौन कौन से कीमो रिसेप्टर्स थे, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल कौन सा था, कीमो सेंसिटिव एरिया, और पेरिफेरल कौन से थे, कैरोटिड बॉडीज एंड एओर्टिक बॉडीज। कीमो सेंसिटिव एरिया की लोकेशन क्या थी, मेडुला इटसेल्फ। कैरोटिड बॉडीज की लोकेशन क्या थी, बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, हमने देखा था। और एओर्टिक बॉडी कहाँ प्रेजेंट थी, एओर्टिक आर्च में। ठीक है, अच्छा, कीमो सेंसिटिव एरिया क्या क्या सेंस करती है, लेवल्स ऑफ CO2 एंड H+। कैरोटिड बॉडीज एंड एओर्टिक बॉडीज क्या क्या सेंस करती हैं, लेवल्स ऑफ CO2, H+ एंड O2। लेकिन O2 कब, जब PO2 इज वेरी लो, कितना लो, बिलो 60। ठीक है, और ये बात हम देख चुके हैं। एनसीईआरटी की लाइन, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन, या इनडायरेक्टली एनसीईआरटी ने ये बात बोल दिया, ये लिखी नहीं, ये तो मैंने लिखी है, लेकिन मीनिंग एनसीईआरटी का वही है कि CO2 इज द मेन रेगुलेटर ऑफ रेस्पिरेशन। फिर हमने देखा था कि मेडुला के ऊपर पोन्स में कुछ पोन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक का नाम है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, एक का नाम है एपन्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देगा, और एपन्यूस्टिक सेंटर रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज कर देगा। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कैसे करेगा, बाय रिड्यूसिंग ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक बात है। चलिए, अब कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं भाई आपके रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में से। वैसे डायरेक्टली तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है कभी, हाँ इनडायरेक्टली एक आधी बार आया है, तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, व्हेन CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज ब्रीदिंग बिकम्स। अब खुद सोचो, जैसे ही CO2 का लेवल इंक्रीज होगा तो ये जाके एक्टिवेट कर देंगे आपके
कीमोरिसेप्टर्स यानी कि एओर्टिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी एंड कीमोसेंसिटिव एरिया, ये जाके एक्टिवेट कर देंगे, जाके सिग्नल करेंगे किसको, डीआरजी को। डीआरजी इन स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को पास कर देगा वीआरजी को, और वीआरजी बढ़ा देंगे रेस्पिरेटरी रेट एंड स्ट्रेंथ, रेस्पिरेटरी रेट एंड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। तो जो हमारी ब्रीदिंग है वो कैसी हो जाएगी, फास्टर एंड डीपर। आंसर डी, फास्टर एंड डीपर। बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन आया था आपका AIPMT 2004 में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये देखो पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन, हमने देखा था मेडुला के जस्ट ऊपर पोन्स में दो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। तो न्यूमोटैक्सिक कहाँ होता है, पोन्स ऑफ द ब्रेन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑब्वियसली रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, हाँ प्रेजेंट होता है आरबीसी में। एंड प्राइमरी साइट ऑफ एल्वियोलाई, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस एल्वियोलाई। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। लो भाई, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया था आपका नीट 2020 में, ठीक। तो अब हमारा जो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसको हम एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, हम एनसीईआरटी से तो स्टिक होकर चलना है, अल्टीमेट गोल तो हमारा एनसीईआरटी है। तो चलिए, ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी। यस, रेस्पिरेटरी रिदम को कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे फिर उसको मॉडरेट किया जाता है टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, ये हम ऑलरेडी डिटेल में इसका मैकेनिज्म देख चुके हैं। चलिए, दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोले तो एनसीईआरटी डीआरजी एंड वीआरजी को कंबाइनली क्या नाम देती है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मतलब डीआरजी प्लस वीआरजी। So respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons region of the brain called pneumotactic center can moderate the function of the respiratory functions of the respiratory rhythm center. Yes, मैंने आपको दिखाया था कि मेडुला के जस्ट ऊपर पॉन्स में प्रेजेंट होता है एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एपन्यूस्टिक के बारे में एनसीईआरटी ने कोई बात नहीं की, इसने न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में बताया। और क्या बताया है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है ना। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देता है। कैसे बाय रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। A chemosensitive area is situated adjacent to rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions, ठीक है। कौन सा कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेडुला इटसेल्फ, मेडुला में प्रेजेंट है डीआरजी और वीआरजी के पास में, ठीक है। चलिए, इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेज कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दीज सब्सटेंसेज कैन बी एलिमिनेटेड। भाई जैसे ही ये इंक्रीज होगा तो इसको सेंस कर लेंगे कौन, कीमोसेंसिटिव एरिया, साथ में एओर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज, और वो सिग्नल देंगे किसको, डीआरजी को। डीआरजी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स पास करेगा वीआरजी को, वीआरजी करवा देगा फोर्सफुल ब्रीदिंग। ये तो हो गया आपका रेस्पिरेशन में एडजस्टमेंट। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो CO2 और हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। Receptor associated with aortic arch and carotid body can also recognize changes in CO2 and H+ concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial actions. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. ये सब हम देख चुके हैं. So that's all for today. Thank you.